सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी वितान भाग 2 में संकलित अध्याय 4 तो एन फ्रैंक की डायरी का द्वितीय व्याख्यान देखेंगे। बच्चों, हम गए दिनों में लेखिका की 2 डायरी विधा को हमने देखा था, जो अपनी प्यारी कृति एक निर्जीव गुड़िया को वो समर्पित करती है। तो बुधवार 8 जुलाई 1942 को उसने एक उद्बोधन लिखा था और गुरुवार 9 जुलाई 1942 को उसने देखा था। आज हम अपने द्वितीय व्याख्यान में शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को जो प्यारी किट्टी का उसका संबोधन होता है उसको देखेंगे। तो बच्चों, इस उद्धरण में अर्थात जो 10 जुलाई 1942 का उसका उद्धरण है, इसमें संपूर्ण उद्धरण में और संपूर्ण उद्धरण का यही सार है और यही बात कही गई है कि इस दिन एन गुप्तवास के पहले दिन का वर्णन करती है। 10 जुलाई 1942 को एन अपने गुप्त नक्शे में चली जाती है, जहां किसी को एक वानदान की जो फैमिली होती है उनको पता होता है और एक इसके फैमिली को पता होता है। अदर 2 ही परिवार से बच्चे होते हैं, अदर किसी को इसकी सूचना नहीं होती है। ऐसे गुप्त एनेक्सी का अर्थात तो गुप्त परिवेश का वो विभिन्न तरीके से परिचय कराती है और वहाँ घटने वाली जीवनचर्या का एक एक करके वर्णन करती है। तो कहती है कि पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन पूरी तरह थक जाती हैं कि जब वो उस गुप्त नक्शी में पहुँचते हैं तो जो उसकी माँ और एक और बहन होती है वह पूरी तरह से थक करके चूर हो जाती हैं। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। पहले से ही कुछ सामान सजो करके ऑलरेडी रखे हुए रहते हैं वहाँ पे और सब कुछ तितर बितर रहता है, क्योंकि वहाँ कोई रह नहीं रहा होता है। घर गृहस्थी अभी नई बसी होती है तो सब कुछ इधर उधर बिखरा रहता है। तो ये न और इसके पिता दोनों उसको व्यवस्थित करने में पूरी तरह से लग जाते हैं। फिर वे भी बुरी तरह थक जाते हैं और दोनों काम बहुत देर रात तक करते हैं, तब जाकर के किसी नए जगह पे अपने शिफ्ट होना और यथानुसार अपने पहले स्थान की तरह उसको बनाने ला मुश्किल तो होता ही होता है। अब बोला ऐसे में वो कैसे पॉसिबल था, कैसे संभव था? तब ये कहते हैं कि वो पूरी तरह से एकदम थक जाते हैं और ये भी थक जाते हैं तब बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अर्थात वो कहाँ जा चुकी हैं, कहाँ थी और कहाँ जा चुकी हैं, कितना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में देखने को मिलता है, ये वो नहीं सोच पाती हैं। ऐसी यथावत स्थिति होती है। फिर अगला उद्धरण जो देती है शनिवार को 28 नवंबर 1942 को, और अपने इस उद्धरण में 38 पैराग्राफ में वो बताती है कि इन दिनों में बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके थे। अर्थात जब वो रह रहे थे तो उनके घर की जो यथावत स्थिति थी उसमें उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया हुआ था और उसमें बिजली पानी राशन आज जो कुछ मंथली थे स्टोर किए गए थे कुछ दिनों के लिए, वह ज़्यादा व्यय हो चुका था और उन्हें और शिकायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता और कहते कि उन्हें थोड़ा सा और बचाना होगा, किफ़ायत करनी होगी उस सारी चीज़ों में जो हमारे ज़रूरत की है। एक एक चीज़ हम अपने पास सुसज्जित कर करके जो चीज़ हम जैसे अपने घरों में वर्तमान में आपने देखा होगा कि भोजन बनता है तो पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है, कुछ खाते हैं नहीं खाते हैं फेंक दिए जाते हैं, जानवरों को खिला दिए जाते हैं आदि आदि। लेकिन वो उसमें ऐसा नहीं था, अपनी भूख से थोड़ा सा कम ही मेंटेन करके चलना होता था, क्योंकि फिर कोई बाहर नहीं जा सकता था,
कोई कुछ आ नहीं सकता था, जो कुछ घर में था इसी में जीविका चलानी थी। बहुत ही विकट परिस्थिति थी, बहुत ही समस्यात्मक परिस्थिति। आपने एक उदाहरण स्वरूप देखा होगा कि अभी कोरोना काल में हमको तो कुछ चीज़ें मिल भी जाती थी, लेकिन हम थोड़े ही समयों में मात्र 10 से 15 दिन में बेचैन हो उठे थे। हर एक व्यक्ति को लगता था कि उसकी आवश्यकता की सारी चीज़ें उसे नहीं प्राप्त हो रही है, तमाम बाउंडेशन, तमाम ऐसे। तो जहाँ ऐसे 2-2 वर्षों तक रहना होगा, भला वो व्यक्ति कैसे जीते होंगे और कितनी समस्याएं उनके पास आई होंगी, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर कहती कि उस समय पढ़ा नहीं जा सकता, कि 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता और कुछ भी अपने समय पास करने के लिए कोई संसाधन नहीं, एकदम अंधेरा, और सिर्फ सोया जाता। कोई अदर एक्टिविटियां नहीं होती, कोई पढ़ने लिखने या जैसा कोई कार्य नहीं होता उस समय। ऐसे समय में उल जुलूल हरकतें करके गुजारते। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते थे, अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झांक कर लेते थे। और कहती उल जुलूल हरकतें, अर्थात कुछ इसके लिए जो अच्छा था, कुछ नहीं अच्छा था, ऐसे तमाम एक्टिविटियां होती थी। और अंधेरा होते होते, जब अंधेरा पूरी तरह से, उसके पहले जब दिन होता था, तब न कोई अपना अर्धा पर्दा ही अपने घर से न किसी तरह हटा सकते थे, न बाहर देख सकते थे। और जब अंधेरा हो जाता था तब ये पर्दे हटाने का कार्य भी करती थी। और इसके पहले ही जो गुप्तनक्षी था, उसके जो शीशे थे, उस पर जो कांच लगा हुआ था वो ब्लैक कलर का लगा हुआ था, तो वो अपारदर्शी था। अर्थात बाहर से वस्तुएं, अंदर की वस्तुएं बाहर की वस्तुएं अंदर से देखी जा सकती है, लेकिन बाहर से अंदर क्या है ये नहीं देखा जा सकता है, उसमें ऐसा था। लेकिन फिर भी वो सावधानी बरतते थे। फिर कहती लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि वे बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। डसेल में डसेल जो होते हैं, ये उनके विषय में बताने का कार्य करती है कि बच्चों से उनका बहुत लगाव है। जैसे वो चाचा नेहरू हुआ करते थे, वैसे डसेल साहब बच्चों को बहुत मानते थे, बहुत मानते थे। फिर उनके भाषण सुनकर वो बोर हो जाती है। उनके जो भाषण होते हैं वे बड़ा उबाऊपन लगते हैं, बड़ा उसमें इसको कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वह उनकी अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर हैं, वे सारी बातों की रिपोर्ट मम्मी को दे देते हैं। और कहती वो चुगलखोर अर्थात इधर की बात उधर करने वाले, उधर की बात इधर करने वाले। और इसके मम्मी को अगर कोई छोटा सा इसके द्वारा कृत्य हो ही जाता, कोई छोटी मोटी घटनाएं घटित हो ही जाती, तो उसको इतना विस्तृत रूप लेकर के ये प्रस्तुत करते, इतना विस्तृत रूप लेकर के प्रस्तुत करते कि वह सच में डरा देने वाली, मन को भयभीत कर देने वाली स्थिति बन जाती। फिर कहती वे सारी रिपोर्ट मम्मी को दे देते और मम्मी से मुझे उपदेश सुनने पड़ते। कभी कभी मिसेज वान 5 मिनट बाद उसे बुलावा लेती थी। हर समय डांट फटकार दुत्कार जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो मुझे हंसी व रोना आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है, और जब वो रात के समय जो उसकी शिकायत हुई रहती है या जो उसके द्वारा कृत्य हुए रहते हैं, जब एकांतमय होती है और उन पर एक एक करके प्रकाश डालने का कार्य करती है, तब कभी कभी उसे अपने कृत्यों पर बड़ी हंसी आती है। और तब कभी कभी उसे ऐसा महसूस लगता है कि उसने वाकई बहुत गलत किया है और बहुत अतिरिक्त टाइम व्यय किया हुआ है, इस पर उसे रोना भी आता था। दोनों एक्टिविटियां उसकी अपने साथ साथ चलती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इतनी छोटी बच्ची को ये सब कुछ याद रहता था कि वो क्या कर रही है। ये बड़ा मायने सोचने वाली विषय होती है। ये अपने 28 नवंबर 1942 के उद्धरण में एक एक चीज़ें संबोधित करके बताती है अपनी प्यारी कुट्टी को, अर्थात उस निर्जीव गुड़िया को। अगला उद्धरण आता है कि शुक्रवार 19 मार्च 1943 को फिर अपने निर्जीव गुड़िया प्यारी किट्टी को एक उद्बोधन लिखती है और उसमें अब अपनी बातें बताती है कि एन बताती है कि तुर्की के इंग्लैंड के पक्ष में न आने से हम निराश थे। कहती जो तुर्की देश था वह इंग्लैंड के पक्ष में नहीं आया, इससे हमें बड़ी निराशा मिली थी। 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित किए गए था। जैसे अपने यहाँ नोटबंदी की प्रथा चली थी, वैसे ही जो हजार के वहाँ भी एक तरह के गिल्डर नोट के रूप है। तो कहती वहाँ के जो नोट थे वह अवैध मुद्रा घोषित किए जा रहे थे। इससे काला बाजारी को झटका लगने वाला था। जो लोग मनी स्टोर किए थे, जिनके पास काला धन था, उससे बड़ा उनको झटका लगता। तब इस पर बंदी रोक लगा करके इसको एक नियत समय दिया गया था
और उस समय के अंतर्गत इसमें बदल देना था, इसका रूपांतरण कर लेना था, वह भी रीजन के साथ कि आपके पास ये आया कहाँ से। 7 भूमिगत लोगों को नुकसान होगा, इससे काला बाजारी को झटका लगेगा। 7 भूमिगत अर्थात जो अंदर गायब लोग हो चुके थे, ऐसे बहुत परिवार रहे होंगे जो गोपनीय तरीके से होंगे, उनको एक बड़ा झटका लगेगा और वो भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि वे इन नोटों के लिए सबूत नहीं दे सकते। गियज एंड कंपनी के पास 1000 गिल्डर के कुछ नोट हैं जिन्हें आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदायगी में निपटा दिया था। कहते हैं गियज एंड ब्रदर्स कंपनी में कुछ ऐसा था। मिस्टर डसेल को कहीं से पैरों से चलने वाली दांत की ड्रिल मशीन मिल गई थी। मिस्टर डसेल कहीं से ऐसा पा गए थे कि पैरों से चलने वाली एक दांत की ड्रिल मशीन थी और उससे अब हमको एक उम्मीद बनने लगी कि वह उसे अपने दांतों का पूरा चेकअप करवा लेगी। घर के कायदे कानून के पालनों में मिस्टर डसेल आलसी हैं। कहते घर के जो छोटे मोटे कार्य होते हैं, जो नियम रेगुलेशन होते हैं, जो अपनी विभिन्न स्थिति होती है, इसमें मिस्टर डसेल जो है थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं, उनकी कोई एक्टिविटियां नहीं दिखाई देती है। वे चार्लोट व अन्य लोगों से चिट्ठी पत्री बनाए हुए हैं। मार्गोट उनके पत्रों को ठीक करती हैं। पापा ने उन्हें यह काम बंद करने को कहा, लेकिन जर्मन घायल सैनिक व हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं। कहते हैं जब वो अपनी रेडियो ऑन करती है तो जो जर्मन के घायल सैनिक होते हैं, जर्मनी के घायल सैनिक होते हैं, वो अपनी अपनी प्रस्तुति हिटलर के सामने दे रहे होते हैं। तो जो जितना घायल होता है, जो जितना अत्यधिक चोटिल होता है, अंग भंग हो जाना अर्थात जिसका एक दाहिना हाथ, किसी का पैर, किसी को कुछ ऐसे जो कट चुका था, शरीर से अलग हो चुका था, और उस दर्द को सहते हुए हिटलर से वाहवाही लेने के लिए गर्व महसूस होता था उसके सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में, और वो बड़े ही एक रोमांचक तरीके से अपनी वीरता का वर्णन करता था सारा दर्द। लेकिन हिटलर उनको अपने सेना में ऐसे लोगों को जो किसी तरह से अपंग हैं, चोटिल है, मोटिल आदि लोगों को रखने की कदापि इजाज़त नहीं देती थी। जर्मन घायल सैनिक हिटलर के बीच बातचीत को रेडियो पर सुन घायल सैनिक जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस करते थे। उसी समय उनका पैर डसेल के साबुन पर पड़ गया, और कहती लेखिका का जो पैर था वो डसेल के साबुन थे उस पर पड़ गया और साबुन खत्म हो गया। उसने पापा से इसकी भरपाई करने को कहा। युद्ध के समय महीनों में 1 बट्टी घटिया साबुन ही मिलती थी। कहते युद्ध के समय पूरे महीने में हर एक घटिया बट्टी में से एक वो होता था जो साबुन हम लेते हैं, एक टुकड़ा जो उसका हिस्सा एक भाग होता है, तो वह कहती वो मिलती थी और उसी में जीवन यापन करना होता था। फिर उसने उनसे निवेदन किया और वो देने की बात कही। इस तरह से हम देखते हैं कि अगला उद्धरण इसके बाद का जो स्टार्ट होता है वो इसमें तमाम ऐसे अपने अपने धर्मों को लेकर के, तमाम अपने विचारधाराओं को लेकर के, तमाम अपनी स्थितियों को लेकर करके तमाम लोगों के बीच युद्ध और लोगों की मन स्थिति पर वो चर्चा करती है। अपने 19 मार्च 1943 शुक्रवार 19 मार्च 1943 के अपने प्यारी किट्टी के संबोधन में यथावत स्थिति का वो वर्णन करती है। अगला अपने अगले उद्धरण में देखेंगे जो शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को अगला उद्धरण लिखती है। वो फिर अपने प्यारी किट्टी को एक संबोधन देती है। उस संबोधन में देखते हैं अपने पिछले परिवारों की वंशावली आदि की चर्चा करती है और आदि आदि की चीज़ें देखने को मिलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।